मेरे साथ हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं बल्कि कई बार इतिहास रचा है। 2014 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी की साख बनाई। 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ 312 सीटें दिलाकर प्रदेश के राजनीति का स्वरूप बदल डाला। आज बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, इस चुनावी दौर में उनका पहला इंटरैक्शन। अमित शाह जी, आपको न्यूज़ 18 को पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस चुनावी दौर में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, ग्राउंड में ये फील है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी। तो आप देखिए, 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं और दूसरा, जो सर्वे करने वाले को भी जनता बताती है वो हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं। ढेर सारे कंसिडरेशन होते हैं, कौन आया है, कहां से आया है, कुछ मालूम नहीं है। सब लोग संभल कर बोलते हैं, चुप कर जाते हैं और जो चुप कर जाते हैं इसका वोट कभी सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अमित शाह जी, आप काफी यूपी में आपने काफी जगहों पर रैलियां संबोधित की, आप काफी देर से घूम रहे हैं, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। आप ये बताइए कि आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में गए हैं? देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले 3 चुनावों से ज्यादा मजबूती से जोड़ा है। सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है गरीब कल्याण का, तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या बिजली पहुंचना हो, और हमारा चौथा मुद्दा है कि हमने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, हमारा गरीब कल्याण का मुद्दा भी बड़ा है, विकास भी बड़ा मुद्दा है और लोगों को ऐसा मालूम कराने में हम सफल हुए हैं कि हमारी सुनवाई हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि सपा की जो सरकारें चलती थी, जो जातिवाद के आधार पर चलती थी, परिवार के वाद के आधार पर चलती थी, वो सरकारों में कभी भी जनता की सुनवाई नहीं होती थी। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। जनता को कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी और धीरे धीरे इसको वास्तविकता मानकर लोगों ने स्वीकार भी लिया था। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में परिवर्तन हुआ, उसके बाद एक आशा बनी और ये आशा को फलीभूत होते हुए आज लोग देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 2013 की मई से लेकर 2000 की काउंटिंग तक कार से
हर जिला छोड़ दीजिए, हर ब्लॉक तक लगभग गया हूँ। कोई सोनभद्र के 1-2 ब्लॉक छूट गए हो, हर ब्लॉक तक मैं गया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। पश्चिम में किसानों के घर के सामने बैठी हुई बांधी हुई भैंसे छोड़कर ले जाते थे, किसान उफ नहीं कर पाता। हमने स्थिति देखी है। मेरठ से कई सारे लोगों ने दिल्ली में किराए के फ्लैट लेकर बच्चियों को यहां पढ़वाना शुरू किया था, वहां से पलायन हो रहा था। करोड़ों रुपए की लोगों की भूमि गुंडे कब्जा कर बैठ गए थे। आज योगी जी की सरकार बनने के बाद डकैती के अंदर 72% की कमी आई, लूट के अंदर 62% की कमी आई, अपहरण के अंदर 29% की कमी आई और बलात्कार के मामले में 50% की कमी। ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के। आज एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती जी कि जो उनको परेशान करने वाले थे बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे और वो एक चैन की सांस ले रहे। एक भी जिले में कोई बाहुबली नहीं है, एक भी जिले में कोई माफिया नहीं है। हर जनपद में माफिया हुआ करते थे और लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति जी सरकारी संपत्ति से, गरीबों की संपत्ति को अलग से 2000 करोड़ की संपत्ति ये माफियाओं ने कब्जाई थी। इसको हमने मुक्त कराने का काम किया। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि, जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है। आज कानपुर शहर में रात को 12 बजे मैंने बच्चियों को स्कूटी पर जाते हुए देखा है, मन को बड़ा संतोष होता है। मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूं जी। मैं एक होटल में ठहरा था, उसकी खिड़की से रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं रोड देख रहा था। कई बच्चियां स्कूटी लेकर कानपुर में रात को 12 बजे अकेली जा रही थी। तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है और वोट में कन्वर्ट भी हो रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी जो है प्रधानमंत्री ने एक टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बासपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। नहीं, 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते, आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का रवैया लचर रहा है। आप तुष्टीकरण की जब बात करते हैं तो आपका इशारा मुसलमानों और यादवों से है। जब आप योगी जी ने अभी बात की थी कि ये चुनाव जो है 80% और 20% का चुनाव है, तो क्या इसका मतलब मुसलमान वर्सेस हिंदू का चुनाव देख रहे हैं आप? मुझे लगता है इनके बैक ऑफ द माइंड कोई वोट प्राप्त करने वाला वो रहा होगा। मैं नहीं मानता कि हिंदू और यादव इस प्रकार से गिनकर, मुस्लिम और यादव इस प्रकार,
कोई वोट प्रतिशत सपा का कितना रहा, क्या रहा, इसके हिसाब से करा होगा मुझे। पर आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, गरीब पोलराइज हो रहा है, सलामती फील करने वाले लोग पोलराइज हो रहे हैं। 18-18 योजनाएं 20-20 सालों की एवरेज से लंबित थी सिंचाई की, तो किसान भी पोलराइज हो रहा है। ढेर सारे किसानों को आज किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं। पर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं। देखिए, वोट देने की पैटर्न को पोलराइजेशन नाम मत दीजिए। हमारी ओर से हमने कोई कसर नहीं की। जो लाभ प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था वो सभी को हमने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। धर्म और जाति को आपने उसमें कभी जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मैं बताता हूं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं को गैस दिया है। इसमें सब लोग हैं जी, सब लोग हैं। 2,62,00,000 घरों में शौचालय नहीं थे, आप कल्पना कर सकते हैं? जी, 2,62,00,000 घरों की माताएं कितनी शर्म हर रोज सुबह महसूस करती हो। आज वो सम्मान के साथ अपने घर में ही जी रही। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का 40 लाख माताओं को फायदा हुआ है। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें यूपी में आजादी के 70 साल के बाद बिजली का लट्टू भी नहीं था, कनेक्शन ही नहीं था। 1,41,00,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2,68,00,000 एलईडी के लट्टू बांटे गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह हम अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अंदर योगी जी ने दलहन को ऐड किया, तेल को ऐड किया, नमक को ऐड किया और एक संपुट बनाकर गरीबों के लिए दिया है। 42 लाख से ज्यादा लोगों को आवास देने का काम हुआ है। 42 लाख ऐसे लोग जी। और हमारा संकल्प पत्र हम लेकर आए हैं कि 2024 तक हम एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रखेंगे जिसके पास घर नहीं होगा। स्वनिधि योजना के तहत लगभग 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई गरीब कल्याण के लिए, देश भर के लिए बनाई जी, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप मुझे बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जैसा काम किया और स्टेट से कहीं अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं आपसे इसी रिलेटेड सवाल एक पूछना चाहता हूं। मैंने योगी जी से भी ये सवाल पूछा था कि सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वो ही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की निश्चित रूप से जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हैं उसे। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मुजफ्फरनगर और कैराना में आज भी आपको लगता है पलायन का मामला काफी बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि परिस्थितियां मुद्दा तो आज भी है जी। मगर अब मुद्दा ये है कि जो आए हैं वो शांति से जी रहे हैं और जाना नहीं पड़ रहा है। तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं। बदली है परिस्थितियां। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज ना राजनीति का अपराधीकरण भी है, अपराधीकरण नहीं है जी, और ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण है। ये दोनों चीजों को, जो नासूर थे लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये दोनों चीजों को हम रिमूव करने में हम सफल हुए हैं। मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव के बाद परिवारवादी, जातिवादी और तुष्टीकरणवादी राजनीति समाप्त हो गई है और उसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने ली। जो परफॉर्म करेगा जनता उसको चुनकर लाएगी। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 15 साल के सपा बसपा के शासन के बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था 8वें 9वें नंबर पर अर्थव्यवस्था देश में थी। 22 करोड़ का सूबा है, सबसे ज्यादा भूमि है, सबसे ज्यादा आबादी है, मगर अर्थव्यवस्था 8वें 9वें नंबर पर थी। 22 करोड़ लोगों का खाना पीना रहन सहन भी गिन लो तो अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर होनी थी, मगर नहीं थी। 5 ही साल में 8वें 9वें स्थान पर से हम इसको देश की दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। मुझे विश्वास है 2 साल के अंदर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको हम 1 नंबर पर ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज प्रदेश का जीडीपी 21,31,000 करोड़। एक 5 साल के कालखंड में हमने उसको 2 गुना करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर थे, आज दूसरे स्थान पर है। बेरोजगारी की दर 17.3% थी, आज 4.1% है। और लगभग 1,61,00,000 नौकरियों के, रोजगार के नए मौके जनरेट हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। नहीं, आपने ये आंकड़े बताए तो अखिलेश जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है, बात करती है तुष्टीकरण की, जबकि बात करनी चाहिए महंगाई और बेरोजगारी। देख ही लेंगे इंटरव्यू, अखिलेश जी आंकड़ों के आधार पर इसका जवाब दें जी कि हम मुद्दों से भटके हैं या वो भटके हैं। महंगाई का मामला भी वो उठाते हैं। महंगाई का मामला देखिए, कोविड के बाद जो परिस्थिति हुई है, इसमें विश्व भर के अंदर महंगाई है, कुछ मात्रा में यहां पर भी है, परंतु मोदी जी ने इसको बहुत नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करी और एक टेम्पररी फेज है। मोदी सरकार के 7.5 साल का कालखंड देख लीजिए, 6 साल तक महंगाई को हमने नियंत्रित कर रखा है। कोविड के आने के बाद वैश्विक स्थिति जो हुई है विश्व के बाजारों की, आज कोई भी चीज विश्व से आती है वो इतनी महंगी होकर आती है, इसका रिफ्लेक्शन यहां पड़ता ही है, परंतु ये टेम्पररी फेज है। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में कर्नाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने उसको धर्म से ऊपर रखना चाहिए। मगर एक चीज और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इस पे सक्रिय हैं, कोई ढेर सारे लोग सक्रिय हैं, मगर मैं इतना बताता हूं जी कि इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। थोड़ी सी बात यूपी की राजनीति की और करना चाहूँगा। आपने जब शुरुआत की कैंपेन में यूपी के पहले 3 चरणों के पहले जब आप मैदान में आए तो आपने जयंत चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले, दाने डाले और कहा कि वो आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत पार्टी में है, गलत गठबंधन में है। क्या आज भी आप ये बात कहेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है इसकी? अच्छा, मैंने तो ये, आपने ये नहीं कहा तो आपने क्या कहा फिर? मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा जी। हवा में से बातें मीडिया ने नहीं उठानी चाहिए, इतना ही। अब
पैक हो गया है चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। मैंने इतना ही कहा था, वो गलत जगह पे चलेगी। गलत जगह। पोस्ट पोल अलायंस का कोई उनसे मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुले हुए हैं। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए। पोस्ट पोल अलायंस किस चीज के लिए? हमारा प्री पोल अलायंस है 2 पार्टियों के साथ जी, और हमारी परंपरा है कि हम बहुमत स्वतंत्र रूप से भी पाते हैं तो एनडीए के साथ ही हमारी सरकार में होते हैं और हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। कुछ लोग जो आपको छोड़कर गए, 3 मंत्री और कुछ एमएलए, उन लोगों ने इस चुनाव को दूसरा कलर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये चुनाव 80-20 नहीं 85% वर्सेस 15% का है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। ये चुनाव में 100% मतदाताओं का महत्व है जी, परंतु मैं मानता हूं कि जो छवि बनाई जा रही थी कि पिछड़ा समाज में बिखराव है, मैं 3 चरण में घूमकर आ रहा हूं। मैं बताता हूं, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने ये चुनाव का पूरा चित्र बदल दिया है। तो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। दोनों मुद्दे, लाभार्थी आपके दोनों, हमारे लाभार्थियों का जो स्केल है जी, वो चुनाव को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 70 साल तक मेरे घर में किसी ने कोई सुविधा नहीं बढ़ाई। मोदी जी ने 5 लाख का कार्ड भी दे दिया, जिससे 5 लाख तक का सारा खर्चा, मेरे हेल्थ का बिल आज भारत सरकार चुका रही। ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव धर्म और जात से ऊपर उठ सकता है इस बार? उठा हुआ ही है। तो फिर धर्म और जात की इतनी बात क्यों हो रही है? हर भाषण में धर्म और हर देखिए, बात। एक ट्रेडिशन पड़ी थी कांग्रेस के जमाने से, सपा बसपा ने उसको और गहराया, कुछ बार सफल भी हुए थे पास्ट में जी। मगर अब मुझे लगता है धीरे 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 ये कम होता जा रहा है। अगर थोड़ा सा आंकड़ों पे एक नजर डालें तो आप जब पिछले चुनाव में 40% से ज्यादा वोट आपको मिले थे, बाकी बीएसपी और एसपी को कुछ 22 के आसपास दोनों को वोट शेयर था। अगर इस बार अगर आप देखें तो मुसलमान का ऐसा लगता है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, 2 ही मतलब मुसलमान कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के साथ, साथ में उनके संग यादव भी हैं, कुछ और जातियां भी जुड़ रही हैं, जैसे राजभर हो गए, जाट भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें तो कुछ चित्र बदलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, मैं तो मानता हूं हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के डायनेमिक्स और इसकी गिनतियां भी अलग होती है, परंतु आप जो कह रहे हैं तो मैं इससे बाद वाले एक चुनाव में कह रहा हूं आपको। आप 17 का चुनाव दे, मैं 19 का चुनाव में चारों पार्टियां साथ में थी। क्या हुआ? हम 65 सीट जीत कर आ गए और 287 असेंबली में हमारा विजय हुआ जी। मैं 65 लोकसभा कह रहा हूं, उसको अगर असेंबली के सांचे में ढाल देते तो 287 असेंबलियों में विजय हुआ। आप अगर 17 का उदाहरण देते हैं तो 17 में तो 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और सपा। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों इकट्ठा हुए थे जी। हम 287 असेंबली सीटों पर जीते थे, 65 लोकसभा जीते थे। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1+1 2 नहीं होता, कई बार 11 भी हो जाता है जी। पर कहते हैं कि जो स्टेट का इलेक्शन अलग तरीके से लड़ा जाता है, सेंटर का इस तरीके से आप जातियों को जोड़कर स्टेट का नंबर नहीं निकाल सकते। नहीं, देखिए 2014, 17, 19 उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ही रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का थप्पा लगाने का काम करा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 22 में भी मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत के साथ जुड़कर आएंगे और इसके साथ मोदी जी के साथ साथ इस बार योगी जी ने जो काम किया है वो भी हमारी बड़ी पूंजी बनी। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा? मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है जी।
इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर गठबंधन तो की तालमेल राहुल भाई आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से आप स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए जी। ओपोजिशन का रत्नात्मक समर्थन तो चाहिए ही चाहिए, परंतु सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करेंगी। हमारे पास जो दल है, 2 दल है, वो भी अच्छी सीटें प्राप्त करेंगे। हम पर्याप्त सीटें नॉन, आपको लगता है इस बार लड़ाई बैकवर्ड वोट्स की है? नॉन जाटव बैकवर्ड वोट्स की लड़ाई सबसे ज्यादा है। सब लोग उस वोट बैंक की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 वर्ग है जी। एक, गरीब कल्याण की हमारी योजनाओं ने सबसे गरीब व्यक्ति को भाजपा के साथ जोड़ा है। जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो कानून और व्यवस्था और सुख चैन की जिंदगी के कारण भाजपा के साथ जुड़े, और जिनको एक अच्छा खासा, जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, ये सारा वर्ग उत्तर प्रदेश के विकास और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसके कारण हमारे साथ। मैं किसानों की पहले एक बात कर लूं, लगभग 86 लाख किसानों का हमने ऋण माफी किया था और 35,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। लगभग आप 435 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न हमने खरीदा है, किसानों से खरीदा है, और 80,000 करोड़ का भुगतान डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में किया है। 2 करोड़ 84 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधी इनके बैंक अकाउंट में जाती है, हर साल 6,000 रुपया, और 32,500 करोड़ रुपया आज तक मोदी जी ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत 25,60,000 किसानों को लगभग 2,200 करोड़ रुपया का भुगतान हो गया है, और लगभग 4,72,000 करोड़ रुपया फसली ऋण जो शॉर्ट टर्म होता है जी, हर फसल के लिए होता है, उसको हमने पहुंचाया है। लगभग 2 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचा है, और आज इसका परिवर्तन क्या हुआ देखिए। यूपी गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध, इस सब में देश में नंबर 1 बना है, जो 5 साल पहले किसी भी चीज में नहीं था। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटक रहे। भैया हम तो नहीं भटक रहे, आप इसका जवाब दो। आपके समय में गन्ने का प्रदेश होने के बावजूद भी क्यों नंबर 1 नहीं थे? दूध का उत्पादन इतना ठेठ पानी होने के बावजूद भी क्यों नंबर 1 नहीं थे? गेहूं में क्यों नंबर 1 नहीं थे? आप बताओ। क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया था, और हमने ढेर सारा गेहूं, दलहन, चावल, सब चीज में उत्पादन को बढ़ाया है, और बहुत बड़ा भुगतान भी किसानों को किया। फार्मर एजिटेशन की वजह से उनके अंदर कोई रोष नहीं है? देखिए, एक परसेप्शन बनाने का जरूर प्रयास किया गया, मगर सफल नहीं हुए। किसान हमारे साथ है। ब्राह्मण वोट बैंक की अगर बात करें तो इस बार ब्राह्मण वोट अखिलेश जी काफी जोरों में उनको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं परशुराम जयंती भी हम मनाएंगे जब हम लोग आ जाएंगे। इस पर आप क्या देखते हैं? मैं इसको कहता हूं मुद्दों से भटकना। अब कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुद्दों से भटक रहे हैं। भाई, जातिवाद की बात करना मुद्दों से भटकना ही तो हुआ। हम तो गरीब की बात कर रहे हैं, हम शहरी वोटर की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। हमने तो जाति की बात नहीं करी कभी। इस चुनाव में आप ओवैसी फैक्टर को कितना बड़ा मानते हैं? उन्होंने बिहार में काफी डेंट किया। देखिए, ओवैसी जी देश भर में दौरा करते हैं, अपना विचार रखते हैं। इस बार उनके काफिले पर गोली भी चल गई। माइनॉरिटी को एड्रेस करते हैं वो जी, और उनको वोट भी मिलता है हर बार। बिहार में मिला था पर बंगाल में नहीं मिला। हाँ, मतलब हर चुनाव में ऐसा होना संभव नहीं है, मगर एक आकर्षण का केंद्र तो युवाओं में बने हो। और उनके ऊपर हमला भी हुआ था। हमला भी हुआ है जी, आप लोगों की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां अच्छी है, मगर उन पर हमला हुआ। देखिए, इंडिविजुअल घटना को लॉ एंड ऑर्डर के साथ मत जुड़िए।
लॉ एंड ऑर्डर का मामला तब बनता है क्योंकि ओवैसी पर हमला हुआ है और हम किसी को न पकड़े तो 2 ही घंटों में दोनों लोगों को पकड़कर कानून के हवाले करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमने जरा भी सिक्योरिटी असेसमेंट की मीटिंग 3 ही घंटे में हमने कराई और 8 ही घंटे में निर्णय कर उनको जेड सिक्योरिटी ऑफर करी। हालांकि उन्होंने नहीं ली वो अलग बात है, परंतु हमने हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी जी कह रहे थे कि अपने स्टेटमेंट्स पर भी आपको थोड़ा सा लगाम रखनी चाहिए, काबू रखना चाहिए। बोलते रहते हैं योगी कब तक रहेंगे, मोदी कब तक रहेंगे, कब तक बचाएंगे, जब चले जाएंगे तो हम देख लेंगे। चलिए, ये तो सबका अपना अपना विचार होता है, मगर मैं मानता हूं कि सुरक्षा हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए और हमने इनको जेड सिक्योरिटी ऑफर करी। और आपको ये भी लगता है कि आकर्षण है उनका आज यूपी में? हाँ, मुस्लिम युवाओं में आकर्षण है ही है। तो वहां पे वो वोट काट सकते हैं मुसलमान। क्या होगा वो तो डिब्बे खुलेंगे तब का मालूम पड़ेगा। प्रियंका गांधी और कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में? उन्होंने आकर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो आप कांग्रेस को इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं? उनका 6% वोट शेयर था इस बार। एक बड़े राज्य में चुनाव अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, वो कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट आई। ऐसा मैं नहीं कहता, मैं एक इंगित करता हूं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने तंज कसा और प्रियंका जी उनके साथ थी, कहा कि किसी भैया को हम यहाँ नहीं आने देंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है जी, हर जगह अलग अलग बात करना, मगर मैं मानता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरा एक देश है, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ सकता है, यूपी आना है वो यूपी आ सकता है, रोजी रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए जिसको पंजाब जाना है वो पंजाब जा सकता है। मैं इसको नहीं घुसने दूंगा, मुझे इसको नहीं घुसने दूंगा, और इसके आधार पर चुनाव की राजनीति करना, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं मानता। और प्रियंका की जी स्वयं मंच पर थी और आनंद व्यक्त कर रही थी, और यूपी में जाकर वो कह रही है कि हम यूपी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन 2 दिन में देखा ही नहीं है। दूसरे ही दिन यूपी में जाकर कहती है हम तो यूपी का गौरव बढ़ाने आए। मैं आपके बहुत सारे रैलीज से आपके भाषण सुन रहा था। आप बालाकोट की बात अक्सर किया करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सशक्त हुआ है, हम लोगों ने हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। मगर पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। अब इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो। कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम हाँ, मान कर चलो प्रचंड बहुमत के साथ नहीं, वो तो प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। 1-2 सवाल थोड़ा यूपी से हटकर सीएए पे बात करना चाहूंगा। नहीं, मैं सबसे पहले यूपी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां देश के सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। वहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 10 इंटरनेशनल
यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया है, 51 नए कॉलेजेस खुले हैं और 80 कॉलेज के नए बिल्डिंग बनाने का काम किया है। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 40 मेडिकल कॉलेज है। पहले 1900 मेडिकल सीटें थी, अब 4200 मेडिकल। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुली है, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, 771 कस्तूरबा विद्यालय खुले जिससे बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और एक प्रकार से यूपी के हर जनपद के अंदर, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे रोजगार संबंधित शिक्षा का वातावरण बनाना हो, चाहे ट्रेडिशनल कोर्सेज हो, ये सब जगह पे शिक्षा के माहौल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का हमने काम किया है। और इसके कारण युवाओं में एक नई आशा जगी है और ढेर सारी युवा देखता है कि भाई केन बेतवा 2 पीढ़ी से सुनते थे, कभी होती नहीं थी। मोदी जी ने 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा को कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे बदलाव हुए। 5 एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, टोटल 12 एयरपोर्ट बन गए हैं। 70,000 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण या तो सुदृढ़ीकरण किया गया है। 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाया गया है। ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी की, हम 5 एक्सप्रेसवे, मतलब अखिलेश जी कहते हैं कि ये सब एक्सप्रेसवे तो हमारे समय में बन रहे थे, इसका क्रेडिट योगी जी लेना चाह रहे हैं। ये अखिलेश जी कोई नक्शा बता दे पहले, एक छोड़कर। और अब ये 5 एक्सप्रेसवे के साथ राज्यों के रोड्स को जोड़ने का, हर जनपद को जोड़ने की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, ये दोनों में जो परिवर्तन आया है, इससे युवाओं की आशाएं बहुत जगी है, एक आत्मविश्वास जगा है और कुछ कर दिखाने का जोम भी बढ़ा है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा अगर देश के विकास के साथ जुड़ता है तो समग्र देश के लिए बहुत अच्छा है। अमित शाह जी, पंजाब की अगर और थोड़ा सा देखें, उसके चुनाव की तरफ थोड़ा नजर डालें, वहां पे मतदान हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींसा जी के संग साथ में जो आपने मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ी, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आप पंजाब के चुनाव का आकलन ज्योतिषियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र प्रकार का चुनाव हुआ है, मगर हम आशावादी है कि हमने बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ा है। फार्मर एजिटेशन में का खामियाजा सबसे ज्यादा आपको उधर भुगतना पड़ा। वैसे भी आप ज्यादा सीटों पे अभी तक लड़ते नहीं थे अकाली दल की वजह से। मैं पंजाब में 9 एक रैली कर आया हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। सीमांत प्रदेश है और मोदी जी को जिस तरह से भाषण करने से रोका गया, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ हमें सफलता मिलेगी, कितनी मात्रा में मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो तो डिब्बा खिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर्वे जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, लगता है आपको कि इनमें से किसी की सरकार बन सकती है? मैं अभी भी कहता हूं कि कोई सर्वे पंजाब की स्थिति में नहीं सर्वे करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर हंग असेंबली होगी तो क्या होगा? आपको प्रेसिडेंट रूल का कुछ वहां पे नहीं, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर कोई 2-3 लोग मिलकर बना लेते हैं तो अच्छा है। गठबंधन की सरकार इस देश में चली ही है। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया। क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो जी, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग, वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं जी, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, बाकी तो जांच में आएगा। उत्तराखंड में आपको क्या लगता है? कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो सरकार बना रहे हैं, आप कैसे निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन जाएगी, अच्छी सरकार बनेगी। धामी जी ने बहुत अल्प कालखंड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। इन टोटो 5 साल में उत्तराखंड के अंदर 4 धाम के प्रोजेक्ट्स हो या बिजली के प्रोजेक्ट्स हो, ढेर सारे काम हुए और गरीब कल्याण वहां पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है।
कुछ आपने तीन मुख्यमंत्री रहे इस 5 सालों में, कुछ आपके बड़े नेता छटक के कांग्रेस की ओर गए, इसका कोई नुकसान हो सकता है? होता ही है, जी। मगर एक पॉजिटिव वोट बैंक भी बड़ी जनरेट हुई। सरकार आप अच्छी बहुमत से बनाएंगे? विश्वास के साथ मैं कहता हूं अच्छे बहुमत से सरकार। गोवा को आप कैसे देखते हैं? गोवा में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्थिति में हम सुधार करेंगे। गत चुनाव से हमें ज्यादा सीटें मिलेगी। पिछली बार तो कम सीटें होते हुए भी सरकार आपने ही बनाई थी। इतनी कम नहीं थी जी, मगर कम थी। इस बार हम स्थिति में बहुत सुधार करेंगे और सरकार आपकी बनेगी। सरकार हमारी बनेगी। और मणिपुर में भी बहुत अच्छा चुनाव हमारे लोग लड़ रहे हैं। 5 साल में मणिपुर में एक भी बार बंद नहीं हुआ है, ब्लॉकेड नहीं हुआ है। टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के अंदर हम सफल हुए हैं। और मणिपुर में डेवलपमेंट के काम भी पहली बार पहाड़ के लोग कह रहे हैं कि पहाड़ पर किसी एक सरकार ने डेवलपमेंट किया है तो भारतीय जनता पार्टी की बीरेन सिंह सरकार ने डेवलपमेंट किया है। पहाड़ पर हमें बहुत अच्छा इस बार समर्थन मिलने का मैं आशा रखता हूं। अमित शाह जी, आपने बहुत दिनों बाद हम लोगों को इंटरव्यू दिया है, तो इसलिए मैं आपको 2-3 सवाल और पूछकर ही जाने दूंगा। सीएए पर, सीए कब तक लागू करेंगे आप? ये सवाल सब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था। पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जब तक कोरोना से संपूर्ण रूप से निजात नहीं पा जा सकती, इस पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारा प्रायोरिटी कोरोना, और जब सीए बना उसके बाद से 2 साल से कोरोना अप्स डाउन ये 3 लहरें आई हैं। अब सौभाग्य से तीसरी लहर भी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है। देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो अब इसका मैंने कहा ना कि कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, हम तुरंत इस पर फैसला करेंगे, मगर इस पर पीछे हटने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। इस चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठ गया। आप लोगों ने उत्तराखंड के चुनाव के 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो क्या आपकी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड नई सरकार जो बनने वाली है इसकी घोषणा में इसको शामिल किया है। अंत में जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में ये हमारी सरकार बनने के बाद हम इसको करें। पर यह देश भर में लागू होगा? वो बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ती है, करेंगे सबसे चर्चा। पर यह शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत। मैंने ये भी आपसे पिछली बार पूछा था, एक बार और पूछूंगा कि कश्मीर की जनता कब उम्मीद कर सकती है कि वहां चुनाव होगा? डिलिमिटेशन समाप्त होने को आया है। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। इमरान खान ने अभी कुछ हफ्ते पहले कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने इश्यूज खुद बैठकर आपसी समझौते से रिजॉल्व कर लेने चाहिए। कश्मीर के इशू पर उन्होंने खास करके ये बात कही है, क्या कहेंगे आप उनसे? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर क्या चर्चा हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा का कोई, ये पोजीशन है जी, देश की पोजीशन है, पार्लियामेंट में ली हुई पोजीशन है, और एक सरकार ने नहीं, अनेक सरकारों ने पोजीशन ली कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। अमित शाह जी, आखिरी में जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं एक डिस्कोर्स का स्तर जो है गिरता जा रहा है? आज मुझे किसी ने व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया कि अखिलेश यादव जी, कोई एक कुत्ता जो है रैली में आ गया, अखिलेश यादव की रैली में आ गया, और उन्होंने कहा कि अरे जाने दो, ये भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस तरह के बहुत कभी कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या हमारे देश के लिए अच्छा है? जरा भी अच्छा नहीं है, मगर जब कांटे की टक्कर होती है, इस प्रकार की चीजें होती है, संयम, सबने संयम बरतना चाहिए। अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया, हमें पहला इंटरव्यू दिया इस चुनावी दौर में, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।